आज मैं आप सभी के साथ विवेक जी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और विवेक जी की इस स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे कि कितनी बार हम सबकी ज़िंदगी में कुछ गलत होता है, कुछ गलत कुछ भी हो सकता है, कुछ अनफेयर तो हम सबकी लाइफ में होता है ना, ये तो ज़िंदगी है। कभी हो सकता है कि आपके साथ कुछ ज्यादती हुई हो, कुछ अनफेयर कुछ हुआ हो, आपको कोई असफलता मिली हो या रिश्ते में कोई दर्द मिला हो या किसी चीज़ को आपने अपना 100% दिया, वहाँ से रिटर्न नहीं आया, किसी ने आपका अपमान किया, कुछ भी हो सकता है। ये जीवन की स्ट्रगल है, जो जीवन को जीते हुए जिसका सामना हम करते हैं। अब आज से अगर मैं कुछ वर्ष पहले की बात करूँ, आज तो इस चीज़ में पूरा तो आज भी नहीं हुआ खैर, पूरी तरह से तो ये चीज़ आज भी इस पे काम होना अभी बहुत बाकी है। लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि जहाँ पर भी कमज़ोर देखता है इंसान, आज भी होता है, जहाँ पर भी इंसान अपने से कमज़ोर देखता है, वो कमज़ोरी कुछ भी हो सकती है। वो कमज़ोरी ये भी हो सकती है कि आप अपने ही बच्चे को अपने से कमज़ोर देख रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, और कई बार उल्टा भी होता है। कई बार आपके जो बुजुर्ग माता-पिता हैं, जिन्होंने दुनिया अभी मतलब नई टेक्नोलॉजी का वो चीज़ें समझते नहीं हैं, क्योंकि आज के जो बुजुर्ग हैं, वो टेक्नोलॉजी को लेकर इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। तो कहीं न कहीं वो भी थोड़े भोले कह लीजिए, नादान कह लीजिए, जो भी है उस श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में कितनी बार जब बुज़ुर्ग भी हमारी बात नहीं सुनते, कुछ तो हम उन पे भी क्रोध कर देते हैं, और बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। एक वक़्त में तो टीचर्स भी एक तरह से बच्चे तो स्ट्रेस रिलीफ़ करने का एक तरीका हुआ करते थे। मुझे अपना बचपन भी याद है, हम स्कूल टाइम में याद आता है मुझे कि कई टीचर्स ऐसी होती थी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पनिश करती थीं। बच्चों को फुट्टों से मारना या थप्पड़ मारना बच्चों को छोटी-छोटी मामूली-मामूली बातों पर जिनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बच्चे की एक वो मासूम सी हरकत भी हो सकती है। उसके लिए भी बच्चों को थप्पड़ पड़ जाया करता था और फुट्टे से मार पड़ा करती थी। तो उस वक़्त अगर आप अपने पेरेंट्स को या किसी को आप शिकायत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक नज़रिया होता था माता-पिता का कि ठीक है, टीचर तो बच्चे की भलाई के लिए ही तो किया है। सिर्फ़ टीचर्स की बात नहीं है, टीचर्स तो फिर भी एक ऐसा व्यक्ति रहा जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कोई कोई आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, वो बस आप एक व्यक्ति की तरह उसे जानते हैं। वो आपके 50 स्टूडेंट में से आप उसके लिए 1 स्टूडेंट हैं बस। कुछ घंटे वो आपके साथ गुज़ार रहे हैं। लेकिन कई बार जैसे सास-बहू में झगड़ा होता है या पिताजी बाहर से कुछ इस परेशानी में आ रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर वो सारी जो दर्द है, खुन्नस है, स्ट्रेस है, वो बेमतलब का थप्पड़ बन के, डाँट बन के निकल जाता है। इसे हम कहेंगे ये इमोशनल अत्याचार है। क्योंकि ये बात मैं कई बार, एक बार नहीं मैंने कई बार कही है, क्योंकि मैंने जो केसेस मेरे पास आते हैं उसको देखते हुए भी, और जो अब तक का पूरी जर्नी मेरी रही है उसके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं कह सकती हूँ कि आज के वक़्त में भी और पहले भी फिज़िकल प्रॉब्लम कम है, इमोशनल प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा है, और वो इमोशनल प्रॉब्लम ही फिज़िकल बन के आ रही हैं। फिज़िकल अपने आप में कम है, और वो जो है भी उसमें से भी 70% इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही क्रिएट हो रही हैं। क्या-क्या दबा के रखना पड़ता है। हम लोग मासूम बच्चों पर हाथ उठा देते हैं और मासूम बच्चों को डाँट देते हैं ऐसे जैसे उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, जैसे उनके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, जैसे उनको कुछ फ़ील ही नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों को तो बल्कि ज़्यादा उनके अंदर इमोशन है, वो तो ज़्यादा मासूम है। वो तो बहुत सीरियसली आपकी बातों को, मम्मी-पापा की और टीचर्स की बातों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। आपका एक शब्द उनके ऊपर बहुत बड़ा असर कर डालता है। मुझे एक छोटी-सी स्टोरी याद आती है। एक अब एग्ज़ैक्टली मुझे नाम याद नहीं, काफ़ी कुछ फ़ेमस व्यक्ति थे। तो उन्हें कभी कहीं से कोई तारीफ़ नहीं मिली, कभी नहीं मिली। लेकिन एक दिन बस यूँ ही वो कहते हैं कि एक पड़ोस वाली आंटी थी, और वो पड़ोस वाली आंटी उनकी मम्मी से उस बच्चे के बारे में बात कर रही थी। सिर्फ़ 2 लफ्ज़ थे, 2 लफ्ज़, कुछ भी नहीं था। 2 लफ्ज़ थे और वो बातचीत वो बच्चा सुन रहा था। तो वो आंटी उनकी मम्मी से कहती है, एग्ज़ैक्टली अब मुझे मतलब आपसे भावनाओं को समझिएगा, एग्ज़ैक्टली ये कहानी किसकी है और क्या था तो मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने
उस बच्चे के बारे में बात करते हुए उन आंटी ने कहा कि इस बच्चे की कलात्मक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है, ये बच्चा बेहतरीन कलाकार है, ये अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकता है। आंटी ने सिर्फ 2 लफ्ज़ बोले, और उससे भी नहीं बोले, उनकी मम्मी से बोले, और उस बच्चे को आज तक कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा। उन आंटी के द्वारा अप्रिशिएशन मिली, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उसने सुना, लेकिन वो चीज़ बच्चे के मन में छप गई और वो बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा कलाकार बना, जबकि उसे कहीं से कोई अप्रिशिएशन नहीं मिली, टीचर्स से, उसके मम्मी पापा से, समाज से। लेकिन वो आंटी के जो 2 लाइनें थी ना, वो उस बच्चे के मन पर ऐसी छप गई कि ज़िंदगी में फिर उसे बहुत सारी जगहों पर जब भी वो हार मानता था या उसके एज़ ए कलाकार जब उसकी वैल्यू नहीं होती थी, तो उसे आंटी के कहे हुए वो 3 शब्द याद आ जाते थे और उसके अंदर वो इतनी सारी मोटिवेशन भर देते थे कि वो फिर से खड़ा हो जाता था। और वो बच्चा बिना किसी सपोर्ट के आगे चलकर सिर्फ उन्हीं 3 लाइनों से मोटिवेशन लेकर बहुत बड़ा कलाकार बना। ये जो सारी बातें मैंने आपसे कही, ये मैंने इसलिए कही क्योंकि ये जो आज मैं विवेक जी का केस आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये इसी चीज़ को प्रदर्शित करता है कि आपकी छोटी सी मामूली सी सिर्फ जो शब्द होते हैं, जो किसी को हील कर जाते हैं, किसी को मोटिवेट कर जाते हैं, किसी किसी भाव से बस यूं ही आपने कुछ नहीं, बस यूं ही आपने वो शब्द बोल दिए और कब किसके ऊपर जादू सा असर कर जाए, किसकी तरक्की की वजह बन जाए, ये सब रिकॉर्ड है इस कुदरत के पास। और निश्चिंत रहिए, जो आप दे रहे हैं वो रिटर्न आ रहा है। आपके शब्दों से अगर किसी को दर्द मिला या किसी को खुशी मिली, जो कुछ भी मिला, वो भी आप तक पहुंचेगा। आप बचने नहीं वाले हैं, वो भी आप तक पहुंचेगा। इसी तरीके से आज मैं विवेक जी का केस आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। विवेक जी को बचपन से ही वो कहते हैं कि कुछ वो ओवर थिंक करने की उनकी प्रॉब्लम थी। वो कुछ जैसे कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालना, इस तरह का उनका स्वभाव था। चीज़ों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हो जाना, जितना वो चीज़ मैटर भी नहीं करती उतना ज़्यादा उस चीज़ के विषय में सोचना, ये जो ओवर थिंक करने की और बिल्कुल चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेना, ये जो उनका नेचर था, उनका ये नेचर शुरुआत में तो सबको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत एक्यूरेटली सारे काम करते थे, परफेक्ट। जैसे अच्छे बच्चे होते हैं ना, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, जो सबको अच्छे लगते हैं, कि पूरा होमवर्क करना, टीचर को पूरा ओबे करना। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये जो हर चीज़ को सीरियसली लेना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी थी, ये एक तरह से मेंटल इलनेस में कन्वर्ट होने लगी। आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन उसमें कन्वर्ट होने लगी, जो कि स्वाभाविक है। कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी हो, दूध भी अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो आपको हानि पहुंचाएगा। यही विवेक जी के मामले में भी हुआ। लेकिन विवेक जी का कुछ घर का वातावरण ऐसा रहा, कुछ पारिवारिक जो सपोर्ट थी वो नहीं रही, इस वजह से वो कभी किसी के साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर सके। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनका ये डिप्रेशन बढ़ता चला गया, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। लेकिन ज़िंदगी तो अपनी रफ्तार से चलती है, तो ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही और सब कुछ चलता रहा, जैसे कि शादी, कैरियर, बच्चे, पढ़ाई, सब कुछ जैसे जो समय पर चलना है चलता रहा, डिप्रेशन के साथ चलता रहा। अब आप समझ सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जीवन में सब कुछ करना और एक बीमार व्यक्ति का जीवन में करना, तो समय तो दोनों का ही निकल जाता है, चीज़ें तो दोनों की ही हो जाती हैं, सबकी हो जाती है, लेकिन कैसे होती हैं, कितनी मुश्किल से होती हैं, कितनी दर्द से होती हैं, फ़र्क ये होता है। और कितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है और कितने प्रतिशत आप कर पाते हैं, फ़र्क इस चीज़ में होता है। यही विवेक जी के मामले में भी रहा। विवेक जी जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी कैपेबल व्यक्ति थे, अपनी जो बताते हैं कि बचपन में वो काफ़ी सबको उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जितना वो कैपेबल थे वो उसका 10% भी जीवन में अचीव नहीं कर सके। जो कि उनकी क्षमताएं थी वो नहीं कर सके। क्यों? मेंटल इलनेस की वजह से। और ये जो मेंटल इलनेस थी, वो कहते हैं कि मैं तो कभी किसी से शेयर भी नहीं कर सका। और हमारे ज़माने में, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो लगभग 55 वर्ष के हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे ज़माने में तो ये सब भी नहीं था कि हम गूगल से या किसी से मदद ले लेते, तो बस एक तरह से हमारी स्ट्रगल ही चलती रही। विवेक जी जो कुछ भी कह रहे थे, उनका दर्द उनकी आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था
और समझ में आ रहा था कि एक व्यक्ति जो ये महसूस कर रहा है कि उसके अंदर कितनी गहरी क्षमताएं थी और अपनी क्षमता का 10% भी वो अचीव नहीं कर सका है, तो इस वक्त वो इस ख्याल से भी कितने दर्द में है। अब मैं कम शब्दों में विवेक जी के जो पूर्व जन्म की जो सत्यता थी, जो उन्होंने सोल वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस किया, जो उनके मार्गदर्शक से जो उनको संदेश मिले, उन्हें कम शब्दों में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। उनके जो मार्गदर्शक के द्वारा उन्हें संदेश मिले, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सही रखने और सही करने के लिए जीवन के रस को खो देना, जिंदगी को जीना लेकिन फिर भी खो देना, यही तुमने पूर्व जन्मों में किया और यही वर्तमान जन्म में रिपीट किया, जो कि नहीं करना था। विवेक जी का जो इस जन्म का जो लाइफ लेसन था वो यही था। ये जो पूरी एक ट्रेजेडी उन्होंने फील करी ना, महसूस करी, पूरा जो जीवन उनका बचपन से चला ना ऐसा कि एक बहुत कैपेबल बच्चा, ये जो उनकी जो जर्नी रही, वो जर्नी में आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी क्षमताओं के साथ चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करना, यानी ज़िंदगी में से ज़िंदगी के रस को खो देना, ये उनका एक संस्कार था जो पास्ट बर्थ से उनके साथ आया था और जिसको इस बर्थ में उन्हें रिमूव करना था। जो उनको क्वालिटीज़ मिली थी, जो उनको क्षमताएं मिली थी, वो इसीलिए मिली थी कि इनका इस्तेमाल करके जीवन को शांति और हैप्पीनेस से भरो। लेकिन वो जो पहले उनके जीवन में ट्रेजेडी आई ना, जैसे उन्होंने डिप्रेशन को फील किया बचपन से, वो क्यों किया? क्योंकि इस दौर से गुजरने के बाद ही उन्हें ये चीज़ समझ आनी थी कि ज़िंदगी की अहमियत या चीज़ों की अहमियत या चीज़ों को एक्यूरेट करने की अहमियत, चीज़ें ज़िंदगी के लिए हैं, ज़िंदगी चीज़ों के लिए नहीं है। ये था उनका लाइफ लेसन, इसको उन्होंने समझना था। इसको समझते समझते उन्होंने बहुत देर कर दी। कोई बात नहीं, देर कर दी तो क्या हुआ, जिस मोड़ पर आपकी आँख खुले। ये जो उनके साथ चीज़ चली आई थी, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, ये पास्ट बर्थ से चला आया है। यही उन्होंने पास्ट बर्थ में इमोशनल पीड़ा दूसरों को दी है। क्यों? क्योंकि चीज़ों को परफेक्ट करना है। बचपन से उन्होंने उसी पीड़ा को झेला। लेकिन वो क्यों झेला? इसलिए झेला ताकि इस दर्द से गुजरने के बाद ये है क्या, क्यों क्यों हो रहा है मुझे, कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, इस चीज़ को डिकोड करें और फिर वहाँ जाकर उस चीज़ को ठीक करें। ये था विवेक जी का लाइफ लेसन। अब विवेक जी का जो सेशन था काफ़ी लंबा चौड़ा था और कुछ उलझा उलझा सा था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़े अलग तरीके से आप सभी के साथ एक्सप्लेन किया है। उनको मार्गदर्शक के जो संदेश मिले वो बहुत टूटे फूटे से थे, तो ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करे हैं वो मैंने अपने शब्दों में करे हैं। एग्जैक्टली इन शब्दों में उनको ये मैसेज नहीं मिला है, लेकिन विवेक जी का जो केस है इसके थ्रू हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने आज वो लगभग 55 ईयर्स के हैं, तो अब जाके वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कहाँ गलती करी और अब वो उसमें सुधार भी कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ भी तो यही है। हम भी तो कई बार ध्यान नहीं देते, जो चीज़ें अहमियत नहीं रखती उनको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे देते हैं और इसी वजह से दर्द क्रिएट हो जाता है। इस चीज़ को अगर हम थोड़ा अलग नज़र से देखें, अलग नज़र मतलब थोड़ी देर के लिए आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है, आप तसल्ली से बैठ जाएं और ये सोचें कि क्या आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद भी ये चीज़ इतनी ही ज़्यादा मुझे परेशान करेगी, या आज से 5 साल पहले जो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अहमियत मेरे लिए थी या मुझे इतना परेशान कर रही थी, क्या वो चीज़ एग्जैक्टली वैसे ही घटित हुई जैसे मैं सोच के डर रहा था कि हो जाएगी? नहीं हुई होगी, क्योंकि आपके जो 99% डर होते हैं ना, वो कभी सत्य में परिवर्तित नहीं होते, लेकिन वो डर आपकी रातों की नींदें ज़रूर हराम कर देते हैं। तो कम शब्दों में कहा जाए तो विवेक जी की तरह हमने वो गलती नहीं करनी है। हमने समझना है कि ज़िंदगी चीज़ों के लिए नहीं है, चीज़ें ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है। तो इसलिए बहुत एक्यूरेटली मत कीजिए, खुशी से कीजिए। कम स्वाद खाना भी अगर प्यार से परोसेंगे ना तो वो ज़्यादा ताकतवर बनेगा, और बहुत टेस्टी खाना भी अगर गुस्से और नफ़रत के साथ परोसेंगे तो वो स्वादिष्ट नहीं लगने वाला, वो ताकत नहीं बनने वाला। आपके जीवन में भी अगर कुछ सवाल हैं, क्या है, क्यों, कैसे, क्या करें, कहाँ से रास्ता निकलेगा, कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
PLR या आकाशीय रिकॉर्ड के थ्रू हम समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं और अब क्या इनका नतीजा निकाला जाए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य